हाँ जी। आज हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री को पढ़ेंगे पूरा कि पार्लियामेंट सिस्टम है क्या सारा कुछ। तो उससे पहले लेकिन आप मेरे को शेड्यूल्स का बताओ कि कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है। सर, वन में है स्टेट्स एंड इट्स ड्यूटीज। हम्म। और सेकंड में है आपका वही 2 नंबर का पैसा। ठीक ठीक है। है। फिर थर्ड में है उनकी ओथ्स एंड एफर्मेशंस। ठीक है। फिर फोर्थ में है उनका जो सीट्स टू राज्यसभा। ओके, सीट्स टू राज्यसभा, ओके डन। ठीक है। फिर फाइव में है आपका ट्राइबल एरियाज पे, जो आप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। सिक्स्थ में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। हाँ जी। ठीक है। फिर सेवेंथ में है आपकी जो वो यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट थी। ठीक है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ओके नेक्स्ट। ठीक है। एट्थ में लैंग्वेज, हाँ जी। सारा कुछ ऑल 22। ठीक फिर है, ओके। नाइन्थ में है आपका ये एबॉलिशिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम ओके। एंड एनी लॉ अंडर दिस इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू आफ्टर 73। ठीक है जी। फिर टेंथ में है आपका डिफेक्शन। हाँ जी। और इलेवेंथ में आपका लोकल गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह। 11th में एंड हो गया लोकल गवर्नमेंट, ओके नेक्स्ट। एंड ट्वेल्थ हो गया म्यूनिसपैलिटीज। 10th हो गया म्यूनिसिपैलिटी। ठीक हाँ जी। जी। अच्छा। और आप मुझे बताओ कि जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें हाँ। कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो इंक्लूड होती है। सिक्स्थ में सर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ओके, और फिफ्थ में? सर फिफ्थ में 10 स्टेट्स हैं। हाँ। अम, आन- गुजरात, महाराष्ट्र ठीक है। और हिमाचल, फिर झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा। छः हुई ना ये, और उड़ीसा मैंने बोल दिया। और कौन सी हुई? छः गुजरात, हाँ छत्तीसगढ़। झारखंड है तो छत्तीसगढ़ भी ठीक है। है ना। और मध्य प्रदेश, मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हाँ आंध्रा, जी। तेलंगाना भी तो है। हाँ जी। छत्तीसगढ़ एक रह गई ना। छत्तीसगढ़ हो तमिलनाडु। गई। तमिलनाडु। हाँ जी सर। तो ये थी शेड्यूल 5 की। अच्छा, और एक बात बताओ कि जो ऑटोनॉमस काउंसिल है उसमें कितने मेंबर होंगे? 30। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में? 20। 20। ठीक है। ये याद रखना, पता कहाँ काम आएंगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो ये आता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पार्लियामेंट यानी कि एक ऐसी सभा, एक जहां पर जो है वो कानून बनाए जा रहे हैं, कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये केस, जो हमारे केस में अगर हम बात करें कि भारत ने जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है। हम्म। सबसे अगर हम बात करें ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उस तरह का मॉडल जो है वो हमारे पास है, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि या तो आपका नॉमिनल हेड होता है, या फिर आपका हेड जो होता है, अगर हम ब्रिटेन के केस को भी हम यहाँ पे साथ में लेकर चल रहे हैं, एक तो नॉमिनल हेड या फिर हेरिडेटरी हेड। हेरिडेटरी हेड जो है वो ब्रिटेन में है, मतलब यूके में जो है वो हेरिडेटरी हेड है, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट जो है वो क्या है, सुप्रीम है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमने बोला डुअल हेड। हमारे पास नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा। रियल हेड है हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ पर सुपरमेसी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की। राइट। ठीक है। और जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है वहां पे दो तरह की सरकारें बनती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। इसको बोलते हैं डुअल पॉलिटी। इसको ओके। बोलते हैं डुअल पॉलिटी। तो हमारे पॉलिटी। यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल हमारा संविधान है, लेकिन हमारी जो पॉलिटी है वो कैसी है, डुअल है, सेंट्रल और स्टेट। और ये डुअल पॉलिटी के कंसेप्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। हम्म। ये डुअल पॉलिटी के कंसेप्ट को बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, ये याद रखना। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बताते हैं कि भारत का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है। आर्टिकल 74 एंड 75, इसमें आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेंटर के केस में, और 163 और 164 आता है स्टेट गवर्नमेंट के केस में, जो ये बताता है कि भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे, प्लस साथ में पहले ये जानेंगे कि वाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट किया, पहला पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो देखो, इस कंसेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, भारत ये नहीं चाहता था कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के बीच में लड़ाइयां हो, क्योंकि हमने यूएसए का एग्जांपल देखा। यूएसए में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होती, वो अलग होती है। प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग अपनी काउंसिल बनाता है, तो वहां पे कंफ्लिक्ट होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो भारत ये चाहता था कि हमें एक हार्मोनी बनानी है, ठीक है, जिसमें हमें यह बताना है कि हमारे लेजिस्लेटिव जो है वही एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकला है। तो इसका मतलब क्या गया कि हमें कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना। ये हो गया, समझ आ गया। हम्म। दूसरा पॉइंट आता है फेमिलियर सिस्टम। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ये ब्रिटिश ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1853 के चार्टर एक्ट में। यस सर। इसमें उन्होंने क्या किया था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया था। तो यहां पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के टाइम पे क्या है, हमारी लोकसभा, लोकसभा। जो कानून बना रही है। हम इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लैंड सिस्टम की, जो हमारा ब्रिटेन का सिस्टम था, उससे हम प्रभावित हुए थे। दूसरा, हम ये चाहते थे कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनानी है, मतलब हमारे यहां पर कंसेप्ट आता है ना, लोगों का, लोगों की सरकार लोगों के लिए, तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें डिक्टेटरशिप, जो शिप थी डिक्टेटरशिप, उसको अवॉइड करना था। तो इसलिए भी हमने जो है वो ये रिप्रेजेंटेटिव मोड को जो है वो ऑप्ट किया। देन उसके बाद इंश्योर किया पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। हमने ये कहा कि हम जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ जो है, हमने ये कहा था कि लोगों में हर एक पर्सन का सरकार में शेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबका पार्टिसिपेशन भी देना पड़ेगा, और सबका पार्टिसिपेशन देने के लिए हमें ज्यादा सीट्स चाहिए, और ज्यादा सीट्स जो है वो एक पार्लियामेंट्री मॉडल के थ्रू पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। एक और केस आता है इसमें, वो आता है ह्यूज डाइवर्सिटी का, कि भारत इतना डाइवर्सिफाइड नेशन है, जिसकी वजह से आप यहां पर एक सिंगल तरह से रूल नहीं कर सकते। आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को साथ में रखना पड़ेगा अलग, और सब ऑप्शन को साथ में रखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन था पार्लियामेंट्री, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव दोगे, तो रिप्रेजेंटेटिव दोगे तो फिर सबकी जो है वो डाइवर्सिटी वहां इंक्लूड हो जाती है एक उसमें। देन उसके बाद आता है कि इलेक्शन, जो इलेक्शन एंड लीडर एक्सपीरियंस। अब यहां पर ये कंसेप्ट कैसे आता है कि जैसे जब इलेक्शन का कंसेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 1892 में, सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां पर हुए थे, इनडायरेक्ट। तो यहां पर एक कंसेप्ट आया था इनडायरेक्ट इलेक्शन के केस में, कि भारत में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सरकार में कहीं ना कहीं शेयर बन रहा है लोगों का, आम लोगों का, जो भी उस टाइम पे लिमिटेड फ्रेंचाइज था, चाहे वो पढ़े लिखे लोग ही थे, लेकिन वोट तो करते थे इनडायरेक्टली। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन आए, तो लोगों ने क्या हुआ, लिमिटेड फ्रेंचाइज के फॉर्म में जो है वो वोट करना शुरू कर दिया। अब जब वोट होना शुरू हुआ, तो 1935 और 36 में हमने देखा कि 36 में इलेक्शन हुए, 36-37 में। फिर यहां पे प्रोविंसेस के जब ये इलेक्शन थे, ये प्रोविंसेस के इलेक्शन में कांग्रेस ने, आईएनसी ने सरकारें बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार बनाई, 2 साल वो सरकार चली, और इस सरकार से भी उन्हें एक्सपीरियंस मिला कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रन कर सकते हैं। समझ आ गया। यस सर। फिर उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि जो कांग्रेस बनी थी ना जब, तो कांग्रेस का सारा सिस्टम, काम जो होता था ना, वो पूरा एक पार्लियामेंट की तरह होता था। वहां पे आपको, अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है, तो उसके लिए रेजोल्यूशन आएगा, मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। तो इन सब से भी हमें पता चलता है कि एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है वो चाहते थे कि भारत के पास क्या है, पार्लियामेंट्री मोड ऑफ गवर्नमेंट आए। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं फीचर्स, कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो याद रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। कहां पर रिस्पॉन्सिबल होती है सरकार? सर लोगों की वेलफेयर के लिए। लोगों के वेलफेयर के लिए, सब ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन
एक कंसेप्ट आता ना, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, यस। वो कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होता है कि रिस्पॉन्सिबल सरकार का मतलब क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने किसी भी काम के लिए लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। पहला जो फीचर आता है वो आता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि आपका डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव और डी फैक्टे एग्जीक्यूटिव। जो डी फैक्टे होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा और डी ज्यूरी होगा वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें याद रखना है जिसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का अपना कोई आर्टिकल है ही नहीं, सिर्फ एक आर्टिकल में यहां पे कह रखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी। देन उसके बाद दूसरा आता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल मुझे आप बताओ, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है। सर सर एक होता है तो फुल मेजोरिटी होता है, जो इस बारी था कि 400 पार, जो नहीं हो पाई। ठीक है, एक सिंपल मेजोरिटी हमने पढ़ी, ओके। एक स्पेशल पढ़ी। चलो ठीक है, ट्राई करो। नहीं, मेजॉरिटी पार्टी रूल का मतलब क्या हुआ? सर वही पार्टी रूल करेगी जिसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी। मेजॉरिटी पार्टी मतलब वही पार्टी रूल करेगी जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स होंगी। मेजोरिटी होगी, जिसकी सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा सीट्स सीट्स होंगी। होंगी। अब देखो, इस कंसेप्ट को समझने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि मेजॉरिटी इन लोकसभा ओनली, क्योंकि सरकार सिर्फ लोकसभा से बन रही है। ठीक है। सरकार सिर्फ लोकसभा से आएगी, राज्यसभा से सरकार नहीं बनती। अब मेजॉरिटी पार्टी का मतलब क्या होगा कि 50% से ज्यादा वोट होने, सीट्स होनी चाहिए। हाँ जी सर। 50% से ज्यादा अगर आपके पास सीट्स होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल्स को कहा जाता है। और यहां पर कहा गया है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल ही होगा। एक बार जब इलेक्शन हो जाएंगे, फिर इलेक्शन में जो मेजॉरिटी पार्टी होगी जिसकी सबसे ज्यादा वोट होगी, उसका जो है वो लीडर जो होगा, लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पीएम अपॉइंट करेंगे। देन उस पीएम को कहेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और सरकार बन जाती है। अच्छा। ठीक है। अब यहां पे याद रखना कि सपोज दैट कि अगर कोई मेजॉरिटी नहीं हुई तो क्या होगा, क्या दोबारा से इलेक्शन होगा? नहीं। उस केस में क्या बनती है, कोalition बनती है। हाँ। कोalition की सरकार बनती है जिस जब जो है क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है। ठीक है। थर्ड कंसेप्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से बेडरॉक प्रिंसिपल है, बेसिक है ये हमारा। इसके बिना सरकार पॉसिबल नहीं है, और अगर ये ना हो तो सरकार डिक्टेटर हो जाएगी। और रिस्पॉन्सिबल भी कहां होंगे, लोकसभा में। अब इसका जो टूल है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होगा कि हमें सरकार में विश्वास नहीं रहा, मतलब हमें नहीं रहा, मतलब हमें नहीं रहा, मतलब कैसे पता चलेगा? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो एमपी होंगे या जो एमएलए होंगे, वो क्या करेंगे, वो जाके क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन, वो बोलेंगे कि सर हमें सरकार में विश्वास नहीं रहा, सरकार सही काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस होता है। और आर्टिकल 75 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। दो आ रहा है यहाँ कंसेप्ट, एक जर्नल आ रहा है, दूसरा पर्टिकुलर आ रहा है। अब पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर का मतलब ये हो गया कि हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार कहां से बनेगी, लोकसभा से बनेगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, नॉट इन राज्यसभा। तो ये हो गया पर्टिकुलर। अब जनरल का मतलब क्या हो गया, हम बोलते हैं पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो।
तो एक सिंबल, अगर हम सिंबल की फॉर्म में बोलते हैं तो वो पार्लियामेंट होती है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो वो लोकसभा। क्यों? क्योंकि सरकार सिर्फ कहां से बनती है? लोकसभा। लोकसभा से। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। हम्म। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी सरकार बनी, अब मोदी जी ने सरकार बनाई, इस जी। बार नहीं बनाई, पिछली बार सरकार बनाई। पिछली बार उनके पास 303 के अराउंड सीट थी, अब 300 सीट थी उनके पास पिछली बार। यस सर। पिछली बार उनके पास कितनी सीट्स थी? मोर देन 300 हाँ, थी सर। मोर देन 300 थी। तो उस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी थी। मतलब क्या हुआ कि एक ही पार्टी के लोग हैं, मतलब एक तरह की आइडियोलॉजी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है। इसको कहा जाता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फीचर है वो ये आता है कि यहां पर जो है वो पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? लेजिस्लेटिव का पार्ट है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम? देखो यहां पर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, सबसे पहले हो गई हमारा पार्लियामेंट, या हम इसको कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। ये यहां पे इसको कट कर देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सबसे वो पहले हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ आता है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और प्रेसिडेंट। दिस इज प्रेसिडेंट, दिस इज जुडिशरी, और दिस इज योर, सॉरी हाँ, दिस इज योर राज्यसभा एंड दिस इज योर जुडिशरी, और ये हमारा क्या हो गया? लोकसभा। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब हमारे जो पीएम है, पीएम क्या है? एग्जीक्यूटिव है। हम्म। पीएम लेजिस्लेटिव का पार्ट कैसे है? क्योंकि वो पहले एमपी थे, उसके बाद वो पीएम बने हैं। समझ हाँ आ जी गया? सर। ठीक है। और पीएम की अपनी कोई सैलरी भी नहीं होती, उसको सैलरी अलाउंसेस सब कुछ मिलता है एज ए एमपी, बस उसको हम्म। अलाउंसेस थोड़े से एक्स्ट्रा मिलते हैं। हम्म। क्लियर? ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और भी अप्लाई होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर कोई बन भी जाता है तो उसको विद इन 6 मंथ जो है वो एमपी बनना पड़ता है। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन विद इन 6 मंथ आपको या तो राज्यसभा या तो लोकसभा के लिए इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। राइट। लीडरशिप ऑफ द पीएम जो है वो यहाँ का फीचर है, जिसमें पीएम को हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कौन सा आर्टिकल लिंक करता है इसके साथ? अभी बताया था मैंने आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स के नाम लिए थे मैंने सबसे पहले। 74 75। हाँ, तो तो इन दोनों में 74 हो गया पीएम वाला। 74, हम्म। वहां पर 74 में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम पीएम। मिनिस्टर। ठीक है। हम्म। देन उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, कि जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ये भी फीचर है। और डिसॉल्व करने की पावर होती है, वो होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन, खुद प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, उसकी रिकमेंडेशन पे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सर मेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब बात नहीं सुन रही है, तो आप उसको डिसॉल्व कर दो। तो मतलब क्या हो गया, एक तरह से गई। और दूसरा पॉइंट, यहां से तो सरकार गिरती है, लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जब 5 साल खत्म हो जाते हैं, तो 5 साल खत्म हो जाते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि सर मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, अब फ्रेश इलेक्शन हो रहे हैं, नई सरकार बनेगी, तो अब जो है वो क्या हो गया, आप जो है वो लोकसभा, जो हमारी जो सरकार थी उसको, लोकसभा वाली, उसको खत्म कर दो, यानी कि उसको डिसॉल्व कर दो। हम्म। सिस्टम ऑफ सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई भी काम है, कोई भी प्रोसीडिंग है, कोई भी पॉलिसी है, कोई भी डिसीजन है सरकार का, मिनिस्टर उसको जो है वो, उनको ओथ होती है कि वो सिक्रेसी मेंटेन करके रखेंगे। समझ आ गया? ठीक है। देन उसके बाद मेरिट्स। अब क्वेश्चन ना यहां से बनता है, ये तो ऊपर वाले फीचर्स तो नॉर्मल थे, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहां से मेरिट से कि किस तरह से बन सकता है। देखो अब समझो कंसेप्ट को। पहले यहां पर कहा है कि इंपॉर्टेंट में, मेरिट्स में हम चलता है कि हमारे यहां पर क्या हो रहा है कि हार्मोनी मेंटेन हो रही है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों सेम है। जो लेजिस्लेचर का पार्ट बन रहा है वही तो आगे जाके एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन रहा है। राइट।
तो इसमें क्या हुआ कि हार्मोनी रहेगी तो कोई कंफ्लिक्ट के चांसेस है नहीं ज्यादा। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं रिस्पॉन्सिबल, यानी कि हम डेस्पोटिज्म को जो क्या कर रहे हैं यहां से निकाल रहे हैं बाहर। हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। दूसरा, यहां हम कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वो हमेशा तैयार रहती है। अब जैसे मान लीजिए अभी ये वाले इलेक्शन हुए हैं, तो इसमें क्या है कि कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं थी सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के पास भी 230 के अराउंड सीटें थी, ठीक है, और उसके बाद उनको जो है वो क्या करना चाहिए था, सर और पर्सन की सपोर्ट चाहिए थी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो दो पर्सनालिटीज है ए और बी, अपोजिट वाले मतलब साथ वाले, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों यहां से हटके दूसरी अलायंस की तरफ चल जाते हैं। तो यहां से अगर ये चले गए तो इनकी सरकार गिर गई। हाँ जी सर। अब उसके बाद यहां पे एक अपोजिशन में बैठे हैं लोग, वो बोलेंगे कि सर आप इधर आ जाओ, आप हम सरकार बना लेते हैं। तो देखो एक अल्टरनेटिव हमेशा हमारे पास पड़ा है यहां पे, इन फॉर्म ऑफ अपोजिशन की। अपोजिशन जो है वो सरकार बना सकती है इनकेस यहां पर मेजोरिटी लूज हो जाती है। क्लियर? हाँ जी। कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ जी। देन उसके बाद आता है वाइडर रिप्रेजेंटेशन। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक सेक्शन के लोगों को जो है वो यहां पर जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है तो उस केस में भी प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन होता है एक वाइडर डाइवर्सिटी का। 15% उसको जो है वो रखनी है, और उस 15% में वो राज्यसभा से भी लोग ले सकता है, लोकसभा से भी लोग ले सकते हैं। तो यानी कि यहां पर क्या है, एक तरह से वाइडर रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंश्योर हो रही है। मेरिट्स में कोई पॉइंट ना समझ आया हो? नहीं सर, ठीक है। देन उसके बाद आती है डीमेरिट्स। अब ये भी समझनी बहुत जरूरी है। अब एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले डीमेरिट आती है अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब हमने ये पढ़ा कि यार अभी मेजोरिटी लूज कर गई, कुछ एमपी इधर बिक गए, कुछ एमपी उधर चले गए, तो उसके क्या हुआ, मेजोरिटी चली गई। मेजोरिटी चली गई, नई सरकार बनेगी। फिर अगर इसकी सरकार भी नहीं चली, इन्होंने दोबारा एमपी खरीद लिए, तो फिर सरकार गिर गई। इसको कहा जाता है अनस्टेबल गवर्नमेंट। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पता कैसा बन सकता है, वो पूछेगा कि अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट का फीचर है या फिर प्रेसिडेंशियल का फीचर है। तो याद रखना, इट्स अ फीचर ऑफ अनस्टेबल गवर्नमेंट, इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यस। क्योंकि बेशक डीमेरिट है लेकिन फीचर इसका ही है, नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी। अगर ये सरकार आई, इसने ये पॉलिसी बनाई, अगली सरकार आती है वो दूसरी पॉलिसी ले आएगी। जैसा होता है ना कि अभी अग्निवीर ये हाँ जी सरकार, सर। अग्निवीर जो है वो ये सरकार लेकर आई थी, लेकिन हुआ क्या, अभी अगर अगली नेक्स्ट सरकार आती है तो वो बोलते हैं अग्निवीर को हटाओ जी, ये नहीं चलेगा, हम पहले वाला ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। न्यू इसका वो न्यू पेंशन वाला स्कीम है इसका, एनपीएस न्यू पेंशन और ओपीएस ओल्ड पेंशन। तो हिमाचल सरकार जब बनी तो उन्होंने ओपीएस लगा दिया, पिछले वाली थी वो एनपीएस पे चल रही थी। तो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज है नहीं। दूसरा यहां पर कहा गया है कैबिनेट डिक्टेटरशिप। इलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो सकती है, जैसा अगर 400 पार हो जाता तो सेम पार्टी के लोग ज्यादा होंगे, सेम पार्टी के लोग ज्यादा हो गए तो क्या हुआ, इलेक्टेड डिक्टेटरशिप शुरू हो गई, अपोजिशन जी। खत्म हो गया, अपोजिशन है ही नहीं। अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ द पावर, कैसे, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, हम बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, तो हम स्कोप ही नहीं रख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर भी थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। समझ आ गया? वो मैम है क्लास में अभी जो ज्वाइन किया है? नहीं सर। ठीक। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्योंकि हमने तो ये तो कह दिया कि हमारा सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से आया है, ब्रिटेन से लिंक्ड होता है, लेकिन अब डिफरेंस भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे हेड ऑफ द स्टेट कैसा है, मोनार्क, हेरिडेटरी है, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन यहां पे रिपब्लिकन सिस्टम है और हेड ऑफ द स्टेट यहां पर क्या है, इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो नॉमिनल हेड है, हेरिडेटरी पोस्ट नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उनकी पार्लियामेंट ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो यूनिटरी होगी या फेडरल होगी?
सर तो उनके भी तो स्टेट्स में जो पार्लियामेंट ने कह दिया वही होगा ना, उनके यहाँ थोड़ी ऐसा सेंटर और स्टेट होता है, हम्म। तो वो फेडरल थोड़ी हुई फिर। हाँ, तो इतना तो सोच के क्यों बोल रहे हो? है तो इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो? नहीं, मतलब मेरे को ब्रिटेन का पता नहीं है, तो मैं तो हिसाब लगा रही हूँ कि उनके यहाँ नहीं होता होगा ऐसा। यही चीज तो हमें समझनी है कि ब्रिटेन में क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मतलब यूनियन, हम्म। सेंटर ठीक है। स्ट्रांग, सेंटर तो यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ होगा। और एक बात ध्यान रखना कि जहां पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वहां पे फेडरल ही होती है सरकार। राइट, ओके। दूसरा, हमारे केस में यहाँ पर क्या है, संविधान सुप्रीम है। तो हमने क्या कहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल इन नेचर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फीचर ऑफ द फेडरल, यस। फेडरलिज्म का फीचर है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस हमारा सर। यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। दूसरा, यहाँ पर कहा गया है ब्रिटेन में कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा से ही होगा, क्योंकि इनका जो अपर हाउस है वो तो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स है, सीनेट्स का हाउस है वो जो राजा लोग, राजाओं के जो वंशज वगैरह है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे। हाँ जी। हाउस ऑफ द कॉमन नहीं है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स है वो। हम्म। हाउस ऑफ द कॉमन कौन सा है, लोअर हाउस। तो प्राइम मिनिस्टर कहां से होगा, लोअर लोअर हाउस से ही हाउस। होगा। लेकिन हमने कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कहां से हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। हम्म। राज्यसभा के केस में मनमोहन सिंह जी एग्जाम्पल है और इंदिरा गांधी जी। और आपका जो लोकसभा के केस में एग्जाम्पल आ गए, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और भी आता है, देखो मनमोहन सिंह ने कभी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, वो राज्यसभा से ही बने थे। हम्म। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो दोनों के बीच में डिफरेंस में है सबसे ज्यादा, वो है शेडो कैबिनेट। ब्रिटेन में क्या होता है, कंसेप्ट आता है शेडो कैबिनेट का, कि जो ओपोजिशन होती है वो एक बैलेंस बनाने के लिए एक अपनी अलग से कैबिनेट बना देती है। सिमिलर जैसे काम जो है वो रूलिंग पार्टी वाले करते हैं, वैसे ही ओपोजिशन वाले करते हैं। इसको बोलते हैं शेडो कैबिनेट। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे अभी एक बार इलेक्शन हो गए, जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे तो ये जो अपोजिशन में जो शेडो कैबिनेट बनी है इसको हेल्प मिलेगी अगर ये जीत कर आती है तो। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो लीगली, मिनिस्टर है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी साइड यहां पर अगर बात करें तो कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लीगल हम्म। मतलब कोई कानून, जैसे लाइक आप होता है ना कि अगर आपने कुछ बोल दिया तो आप ये इस अकाउंटेबल कानून के लिए नहीं है रिस्पॉन्सिबल है, कोई नहीं। ऐसे। वहां ऐसा नहीं है, वहां पे लीगली रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, कुछ हटते हो तो उसके लीगली है। अगर वो गलत निकला तो आपके ऊपर। क्लियर। अब यस। उसके बाद आता है दूसरा फीचर, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इनके फीचर भी देख लेते हैं क्योंकि कंपेयर करके पढ़ने के लिए आता है। अब आप मुझे बताते चलना भारत में क्या है। सिंगल एग्जीक्यूटिव, अगर प्रेसिडेंट सिंगल एग्जीक्यूटिव, मैं आपको यहाँ पे उसका क्लियर कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट का यूके के, यूएसए के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम्म। क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, सेम होता है। भारत में हम्म। ऐसा है? नहीं सर। भारत में बताओ क्या है। भारत में सर डुअल होगा। ठीक एक है। प्रेसिडेंट एंड एक प्राइम मिनिस्टर। ओके। और अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेशन। ब्रिटेन, सॉरी, यूएसए में कहा गया है कि यूएसए में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट है। भारत में क्या है? भारत में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से ही निकला है। ठीक है। सिंगल मेंबरशिप, यहां पर कहा गया है कि सिंगल मेंबरशिप है। सिंगल मेंबरशिप का मतलब हुआ है कि आप जो है वो एक ही बार इलेक्ट हो रहे हो, मतलब पहला एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव वाला सिस्टम। दूसरा, ये इतना जब हमें क्यों इतना, सर एक बार क्यों इलेक्ट हो रहे हो, अब दो टर्म्स होते हैं ना। सिंगल मेंबरशिप मेंबरशिप मतलब। लोकसभा राज्यसभा के लिए। सिंगल मेंबरशिप का मतलब क्या हो गया कि देखो, कंसेप्ट को समझना। हम्म। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हार्मोनी है, होमोजेनिटी है, तो मतलब क्या हुआ एक तरह से कि हम एग्जीक्यूटिव में भी आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव में भी आ रहे हैं, तो वो डबल मेंबरशिप हो गई। अच्छा।
लेकिन यहां पर एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेटिव अलग, आपका सिर्फ एक ही काम है। अगर आप लेजिस्लेचर में हो तो आप वो हम्म। काम करो, आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आप वो काम करो। क्लियर सेपरेशन ओके में। ओके ओके ओके। डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ पर डोमिनेशन किसका रहता है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और हमारे काउंसिल यहाँ ऑफ डोमिनेशन मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन का है वैसे तो। हाँ, डोमिनेशन तो सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। नो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यहाँ पे लोअर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होता, हमारे हो यहाँ पर जाता होता है। है, होता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर है। यस। स्टेबल गवर्नमेंट, जो स्टेबल तो प्रेसिडेंशियल नहीं है सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पर जो सरकार होती है वो स्टेबल होती है। जहां पर स्टेबल होगी, पॉलिसीज ना रेगुलर चलती है। मतलब जो कंट्री के लिए एक बार ही स्टार्ट हो गई वो रहेंगी जब तक दूसरी गवर्नमेंट भी आएगी। हाँ वो रहेंगी तब भी। और इसका फैक्ट क्या है कि देखो लोअर हाउस डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो मतलब जिसने पॉलिसीज बनाई थी वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें तो मेंबर ऐड टर्म हो के रहे हैं। बाद भी नहीं होगा, टर्म के बाद तो हो जाएगा। टर्म तो प्रेसिडेंट की होती है। अच्छा, लोअर हाउस। टर्म मेंबर्स की होती है ना यहाँ पे। नहीं तो मेंबर्स लोअर का हाउस टेन्योर कभी होगा भी कि ये डिसॉल्व मेंबर कर इतने टाइम के लिए जाएगा। इलेक्ट हो गया। क्या सर? मेंबर का होगा कि ये मेंबर इतने टाइम के लिए इलेक्ट हो गया, फिर जब उसका टेन्योर पूरा हो गया तो हाउस तो नहीं डिसॉल्व हुआ। हमारे यहाँ तो हाउस डिसॉल्व कर देते हैं, फ्रेश इलेक्शन, नए बंदे आएंगे। हम यहां पर भी नए आते हैं लेकिन हाउस को डिसॉल्व नहीं करते। ओके। नैरो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब यहां पर क्या है कि देखो, जब जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि वो राज्यसभा से भी उठा सकता है, लोकसभा से भी उठा सकता है, और अगर उसे लगता है कि कोई नया बंदा चाहिए तो उसको भी बुला सकता है। हम्म। गवर्नमेंट बाय द एक्सपर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फॉर एग्जांपल लाइक कि जैसे प्रेसिडेंट है यूएसए के, इन्होंने बोला कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, लेकिन मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा चाहिए कि उसके वो एक्सपर्ट होना चाहिए फाइनेंसिस में। उन्होंने बोला कि मुझे लॉ मिनिस्टर चाहिए, मुझे लॉ मिनिस्टर ऐसा चाहिए कि जिसको पूरा का पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन याद हो। हम्म। तो मतलब एक्सपर्ट चलाते हैं यहाँ सरकार। कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसीज रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ना कंफ्लिक्ट रहता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। क्यों? क्योंकि देखो ये अलग हैं, वो अलग हैं, इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, उनको पसंद नहीं आया, तो वो कन्फ्लिक्ट हो गया, वर्सेस शुरू हो गया। हम्म। ये फैक्टर जो है वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, लोअर हाउस मेंबर्स भी इलेक्टेड होते हैं यहाँ पे? हाँ जी। लोअर हाउस मेंबर्स भी इलेक्टेड ही होंगे यहाँ पे? हाँ वो तभी तो सरकार बनेगी ना। आपने सुना नहीं है कि ब्रिटेन, यूके में इतने इसके पास, यूएसए में इसके यू। पास इतने मेंबर है, इसके पास इतने मेंबर है, ये रिपब्लिकन है, ऐसा ऐसा करके। हम्म। ओके। पार्टी सिस्टम तो वहां पे भी है ना। हाँ जी सर। अब उसके बाद पढ़ते हैं फेडरल सिस्टम को। फेडरलिज्म से वर्ड बनता है, इसका मतलब हो गया कि जो है वो पावर डिवाइड कर रहे हैं हम बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हम्म। यहां पर सरकार दो तरह से होती है। फेडरलिज्म के कंसेप्ट में हम सरकार की क्लासिफिकेशन को दो तरह से पढ़ते हैं, कि या तो वो फेडरल होगी जिसमें पावर डिवीजन होगी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, जिसके एग्जांपल आ गए यूएसए, रशिया, कनाडा। वही दूसरा कंसेप्ट आ गया यूनिटरी फीचर का। यूनिटरी फीचर का मतलब हो गया कि पावर जो कंसेंट्रेट हो रही है इनटू द नेशनल गवर्नमेंट। पावर किसके पास है? नेशनल गवर्नमेंट के पास है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो मेन पावर है। इसके एग्जांपल हो गए ब्रिटेन, चाइना, जापान, फ्रांस। ब्रिटेन, चाइना, जापान, फ्रांस जो है वो इसके एग्जांपल हो गए जहां पर क्या कर रहे हैं हम, यूनिटरी गवर्नमेंट। अब फेडरेशन जो है वो दो तरह से हो सकती है। फेडरेशन दो तरह से बन सकती है, या तो इंटीग्रेशन से बनती है या डिसइंटीग्रेशन से बनती है। अब फेडरेशन का कंसेप्ट क्या आता है कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैसे होंगे? या तो वो सब आपस में मिल रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेट हो रहे हैं, जैसा यूएसए में हुआ कि यूएसए जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे छोटी छोटी स्टेट्स थी। पहले 13 स्टेट्स थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने बोला कि हम जो है वो साथ में आकर एक स्टेट बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर धीरे धीरे करके इसमें और स्टेट्स जुड़ गई और अभी 50 हो गए हैं टोटल। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन हो रहा। देन उसके बाद आता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ कि एक बड़ी स्टेट थी, ठीक है, बहुत बड़ी एक देश था, स्टेट थी, और इन्होंने क्या किया, डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया। तो पहले ये कनाडा 18 के करीब थी और अभी ये 10 के करीब रह गए हैं।
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने ये कहा कि हम जो है हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए हमें जो है वो अलग होना चाहिए। तो एक तो डिसइंटीग्रेशन से फेडरेशन बनती है और दूसरी बनती है इंटीग्रेशन से। दोनों क्लियर? हाँ जी। अब ऐसा क्यों? ये सारा बेस करता है इंटरेस्ट पे। हम्म। इंटरेस्ट पे कैसे? अब फॉर एग्जांपल एक यूएसए का केस मान लो, तो यहाँ पे ना 50 छोटी छोटी स्टेट्स हैं। अगर ये स्टेट्स, अगर यूएसए का नाम हटा दे तो ये स्टेट्स जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। ये ओके। स्टेट्स वर्ल्ड में उतने हाई लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी जितने लेवल पर यूएसए ये सब एक साथ कर रहे हैं। अगर अलग अलग करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब एक साथ इंटीग्रेट होकर कर रहे हैं तो फिर वर्ल्ड की जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन रही है। तो मतलब क्या हुआ? इनके इंटरेस्ट। कनाडा के केस में क्या हुआ? जो सरकार थी, जो सेंटर था कनाडा के केस में, वो उससे ना ये कंट्रोल नहीं हो रहा था डिसइंटीग्रेशन। मतलब वो स्टेट्स को, अपनी स्टेट को संभाल नहीं पा रहा था, तो स्टेट्स ने डिसीजन लिया कि हमें अलग होना चाहिए, हमें डिसइंटीग्रेट होकर छोटी छोटी रियासतें बनानी चाहिए, लाइक जैसा यूएसए कर रहा है, फिर हमें कनाडा को चलाना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अब भारत के केस में क्या होता है? इंडिया के केस में यहां पर अप्लाई होता है, इंडिया क्वासी फॉलो करता है फेडरल। क्वासी फेडरल को। हम लोग क्या है, फेडरल भी है, हम लोगों के पास यूनिटरी फीचर भी है। भी है। अब फेडरल फीचर का मतलब क्या हो गया? कि सरकार यहां पे बना रहे हैं सेंटर और स्टेट। यहां पे दो तरह की सरकार आ रही है, जिसका नाम आ गया, पहली सेंटर पे, दूसरी स्टेट पे। अब फेडरल में क्या किया हमने? इन दोनों के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया। हमने बोला सेंटर ये काम करेगी, सेंटर के पास फॉर एग्जांपल हमने डिफेंस दे दिया, वही हेल्थ जो है वो हमने स्टेट के पास भेज दिया, इस तरह से। हाँ जी। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि पहली बात तो हमारी कंट्री जो है वो बहुत बड़ी है। अगर आप देखोगे अदर अदर यूरोपियन कंट्रीज को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नेशन जो है वो बहुत बड़ा है। दूसरा, हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को एक यूनिटरी फीचर में रखना नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब सपोज दैट कि हम एक यूनिटरी सरकार है और नीचे बैठे हैं साउथ में, हम बोल रहे हैं नॉर्थ में हिंदी, साउथ वाले बोल रहे हैं तमिल। उनको हिंदी समझ नहीं आएगी, हमें तमिल समझ नहीं आएगी, तो सरकार चलेगी? नहीं। फिर हमें क्या चाहिए? हमने बोला कि सर आप तमिल में अपनी सरकार बना लो, कोई बात नहीं, चलेगा। मतलब आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट बना लो, हमने बोल दिया फेडरल, लेकिन सुप्रीम हम ही रहेंगे, सेंटर ही स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हमने ही आपको बोला है कि आप बना लो। हमने ही आपको बनाकर भी दी जब हमने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। समझ आ गया? ठीक है। दूसरा कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है, ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं पेपर में, कि जो फेडरेशन वर्ड है ना, ये कहीं संविधान में मेंशन ही नहीं है। हाँ जी सर, ये मैंने आज जब वो लिखा था ना, शॉर्ट नोट ऑन फेडरलिज्म, हाँ जी, तो पढ़ा था ये। कि ये है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है। लेकिन वहां पे फेडरलिज्म। फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन, फिर दूसरा छोड़ो, वहां पर ये भी मेंशन नहीं है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, वहां पे मेंशन है यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स। अगर आपको वही पूछ वन। लेता है, हाँ जी, अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि इज दैट यूनियन वर्ड डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? यस। यस, आर्टिकल 1। यस सर। ठीक है। अब फेडरेशन ऑफ स्टेट कंसेप्ट, स्टेट जो है वो क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट्स आ रही है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारे पास स्टेट्स खुद आई हैं अपनी मर्जी से, और फिर हमने ये कहा था कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। स्टेट्स। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कोई एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है। अब उसके बाद जो कंसेप्ट आता है, ये याद रखना, ये पेपर में फैक्ट पूछा जाता है कि हमारे पास फिर भी फेडरेशन है। जो हमारी फेडरेशन है वो बेस्ड है कैनेडियन फेडरेशन सिस्टम, यूएसए पे नहीं। फेडरेशन यूएसए में है, लेकिन यूएसए में है एग्रीमेंट, और हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। वी हैव नो एग्रीमेंट। लेकिन कनाडा से हमने जो है वो कैसे लिया है इसको फॉर्मेशन में, कि हमने जो बनाया वो कनाडा की तरफ बनाया। हमने कहा कि जो प्रेफरेंस है वो कनाडा की है, हाँ, ये भी हम कनाडा से उठाकर लाए हैं। और दूसरा, हमने कहा कि जो सेंटर स्ट्रांग है, वो टेंडेंसी भी हमारी किस कहां से आ रही है?
कनाडा से। लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हमने कहीं की है? ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हमने की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें यह कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश प्रोविंसेस और साथ में जो यूनियन टेरिटरीज, ब्रिटिश प्रोविंसेस और स्टेट्स, ये सभी तीनों मिलकर बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। तो जो फेडरेशन का कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, लेकिन हमने बनाया किस तरह से है? कैबिनेट जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट से। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। मतलब हमारा सिस्टम कनाडा की तरह का, थोड़ा थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए। अब फेडरल फीचर्स पे चलते हैं कि फेडरल फीचर है क्या। यहां पर आपसे ना डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा फेडरल है, कौन सा यूनिटरी है। अच्छा। तो फेडरल फीचर है डुअल पॉलिटी, मतलब सेंटर स्टेट गवर्नमेंट प्लस साथ में डिवीजन ऑफ जो पावर हो रही है वो भी फेडरल फीचर है। तो फेडरलिज्म का कोर प्रिंसिपल क्या हुआ? डिवीजन ऑफ पावर। पावर, ठीक है। अब जहां पे भी पावर डिवाइड हो रही है वो मतलब कंसेप्ट क्या होगा? फेडरल होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में पावर डिवाइडेड है सबके लिए, सेंटर के अलग, स्टेट के अलग, जुडिशरी के अगर अलग, लेजिस्लेटिव के अलग, एग्जीक्यूटिव के अलग। तो मतलब क्या हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर डिवाइड है लेकिन हम बोल रहे हैं कि संविधान सुप्रीम है, तो ये भी क्या हो गया? फेडरल हो गया। ओके। ये कुछ चीजें ऐसी होती है पॉलिटी में जो है तो है, ठीक नहीं है। हो सकती, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने मान लिया कि सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है और क्लियरली डिवाइड है। अब सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी का ही पार्ट है, तो मतलब क्या हो गया कि ये भी फेडरल हो गया। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मतलब लेजिस्लेटिव में जो है वो दो हाउस है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जिसको लोकसभा राज्यसभा कहा जाता है। बाइकैमरलिज्म भारत में ब्रिटिश ने कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था? वो एक्ट का नाम क्या था? और जो बाद में इसको यूट्यूब पे देखेंगे वो आंसर कर सकते हैं इसका कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट टाइम जो है वो बाइकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में। बताओ फिर हरलीन मैम, कब वो इंट्रोड्यूस हुआ था? सर जब इलेक्शंस हुए, नहीं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। कौन से एक्ट में हुए थे? 1919 में। 1919 में, बिल्कुल सही। तो जो हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, इसमें सबसे पहले बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट आया था। ठीक है। ठीक है। ठीक है नेक्स्ट सर। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये भी क्या है? फेडरल फीचर है कि जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल कौन सा बताया था मैंने? 74, सॉरी 50। आर्टिकल 50। 74 में क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड वाला। हाँ, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान जो है वो रिजिड भी है। तो ये फीचर कि आप इजीली, मतलब क्या है कि फीचर ऑफ द अमेंडमेंट है जिसमें आपको जो है वो सेंट्रल स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या क्लियर होता है कि ये भी जो है वो क्या है? हमारा एक तरह से फेडरल फीचर है। क्लियर हो गया? ठीक है। यूनिटरी फीचर अभी पढ़ने हैं साथ साथ में। हाँ जी सर। देखो, सबसे पहला यूनिटरी फीचर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसको साथ में लिख नोट भी करते रहना, ठीक है। ठीक यूनिटरी फीचर का मतलब हुआ कि जब क्या हो रहा है, सेंटर क्या कर रहा है? सेंटर स्ट्रांग हो रहा है, सेंटर के पास ज्यादा पावर आ रही है। तो सबसे पहला फीचर तो यही हो गया कि स्ट्रांग जो है वो सेंटर स्ट्रांग होगा, सेंटर के पास जो है वो ज्यादा पावर होगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? कॉन्करेंट लिस्ट। राइट। हमने कहा था कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाती है तो उस केस में किसका कानून चलेगा? सेंटर का। सेंटर का। पहला पॉइंट। दूसरा, हमने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है तो उसकी पावर किसके पास है? सिर्फ
सेंटर के पास सेंटर के पास, तो ये भी कौन सा फीचर हुआ? यूनिटरी। यूनिटरी फीचर। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही संविधान है। हाँ जी। जब एक ही संविधान है तो वो क्या हो गया? यूनिटरी फीचर हो गया। लेकिन हमने कहा कि वो संविधान रिटर्न है, तो वो कौन सा फीचर हुआ? वो फेडरल हुआ। वो फेडरल हुआ। हमने कहा कि ये संविधान फिर सुप्रीम है, वो भी फेडरल हुआ। वो भी फेडरल हुआ। ठीक है, क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, ये यूनिटरी हुआ। लेकिन हमने कहा हमारे पास डुअल पॉलिटी है, ये फेडरल फीचर है। ये फेडरल फीचर। क्लियर? फिर हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं वो अनइक्वल है। किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 10 रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये क्या फीचर हुआ? एक तरह से यूनिटरी फीचर हुआ कि कोई मतलब इक्वालिटी सर जो है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं है इन राज्यसभा। इन राज्यसभा, अच्छा। हाँ, इन राज्यसभा। ये डिसाइड किस बेसिस पे होता है? पॉपुलेशन। अच्छा, ठीक है। इसके लिए प्रोपोर्शनल और टेरिस्ट जो दूसरी एक आती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और तो दूसरी। ये सर यूनिटरी फीचर कैसे हुआ कि मतलब सेंटर डिसाइड कर रही है इसलिए? बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। सीट सेंटर दे रही है ना। हाँ जी। इमरजेंसी प्रोविजंस। वो तो इमरजेंसी, सेंटर ही है ऑफ कोर्स। ये किसका फीचर है? सेंटर यूनिटरी फीचर होगा। यूनिटरी फीचर। ओके, अब आई थिंक आपको याद रहना शुरू हो गया। हमने कहा कि इमरजेंसी का सर वो क्या था? आपने बताया था, इसका आर्टिकल भी बताया था। आर्टिकल, रुको अभी डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब? जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो हायरार्की आ रही है इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। अच्छा, तो फिर तो ये यूनिटरी हुआ सबसे ऊपर। हाँ, फिर ये यूनिटरी फीचर हो गया। दूसरा, याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट का कानून स्टेट के लिए भी चल पड़ेगा और सेंटर के लिए भी चलेगा, लेकिन हाई ठीक है। कोर्ट का सिर्फ स्टेट के लिए चलेगा। जैसे हिमाचल का हाई कोर्ट है तो हिमाचल, पंजाब में नहीं जाएगा वो डिसीजन लेकर। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद यहां पर आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS। कौन बना रहा है इनको? सेंटर। सेंटर। लेकिन काम क्या कर रहे हैं? स्टेट्स में भी कर स्टेट्स रहे में। हैं। लेकिन इनके जो काम स्टेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो अथॉरिटी वो कहाँ रहेगी? सेंटर के पास। तो सेंटर ये पे। क्या है? यूनिटरी फीचर है। ठीक है, ठीक क्लियर? है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है। इसका पता हमें कैसे पता चलता है कि लचीला और कठोर, ये कहते हैं ना। अब क्यों? क्योंकि पावर किसके पास है? सेंटर के पास। कि वो क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। अमेंडमेंट होगी तो ये पावर होगी सेंटर के पास। ये कौन सा फीचर हो गया? सेंटर यूनिटरी। यूनिटरी फीचर हो गया। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिटरी फीचर्स। क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है जो आपने कहा था, वो था हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन साथ में पढ़ने हैं अभी। बहुत बड़े हैं वैसे, टाइम लगेगा इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपने आर्टिकल पूछे हैं। 352, 356 और 360। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। ये होती है नेशनल, ये होती है स्टेट, और ये होती है फाइनेंशियल। ओके। अब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहा गया है। स्टेट इमरजेंसी यहां पर नहीं है, प्रेसिडेंट रूल कहा गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक नहीं लगी है, जब आपके पास पैसे का अभाव हो गया। हम्म। ठीक है, ये समझ आ गया सारा का सारा। हम्म। तो ये फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर कल सारे याद होने चाहिए। ठीक है, और कल अच्छे से इनको याद कर लेना। प्लस साथ में जो मैं करंट अफेयर की वीडियोस बना रहा हूं मैम, उसके नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो सुननी है और समझनी है। यस सर। नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रिंट आउट लेते जाना। यस सर। ठीक है।